अस्सलाम वालेकुम सामईन। आज आप सुनेंगे मुश्ताक अहमद यूसुफी का मज़मून हवेली। वो आदमी है मगर देखने की ताब नहीं, यादश पे खैर। मैंने 1945 में जब किबला को पहले पहल देखा तो उनका हुलिया ऐसा हो गया था जैसा अब मेरा है। लेकिन जिक्र हमारे यार तरहदार बिशारत अली फारूकी के खुसर का है, लिहाजा तारुफ कुछ उन्हीं की जुबानी से अच्छा मालूम होगा। हमने बारहा सुना, आप भी सुनिए। वो हमेशा से मेरे कुछ न कुछ लगते थे। जिस जमाने में मेरे खुसर नहीं बने थे तो फुफ्फा हुआ करते थे, और फुफ्फा बनने से पहले मैं उन्हें चचा हजूर कहा करता था। इससे पहले भी यकीनन वो कुछ और लगते होंगे, मगर उस वक्त मैंने बोलना शुरू नहीं किया था। हमारे यहाँ मुरादाबाद और कानपुर में रिश्ते नाते उबली हुई सवैयों की तरह उलझे और पेच दर पेच गुथे होते हैं। ऐसा जलाली, ऐसा मगलूब और गज़ब आदमी जिंदगी में नहीं देखा। बारे उनका इंतकाल हुआ तो मेरी उम्र आधी उधर आधी इधर 40 के लगभग तो होगी, लेकिन साहिब, जैसी दहशत उनकी आंखें देख कर छटपन में होती थी, वैसी ही न सिर्फ उनके आखिरी दम तक रही, बल्कि मेरे आखिरी दम तक भी रहेगी। बड़ी बड़ी आंखें अपने सॉकेट से निकली पड़ती थीं, लाल सुर्ख, ऐसी वैसी, बिल्कुल खून कबूतर। लगता था बड़ी बड़ी पुतलियों के गिर्द लाल डोरों से अभी खून के फवारे छूटने लगेंगे और मेरा मुंह खूनम खून हो जाएगा। हर वक्त गुस्से में भरे रहते थे। जिए क्यों, गाली उनका तकिया कलाम था, और जो रंग तकरीर का था वही तहरीर का। रख हाथ निकलता है धुआं मगज कलम से। जाहिर है कुछ ऐसे लोगों से भी पाला पड़ता था जिन्हें बावजूद गाली नहीं दे सकते थे। ऐसे मौकों पर जुबान से तो कुछ न कहते, लेकिन चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन लाते कि कद्दे आदम गाली नजर आते। किसी की शामत आई थी कि उनकी किसी भी राय से इख्तलाफ करता। इख्तलाफ तो दरकिनार, अगर कोई शख्स महज डर के मारे उनकी राय से इत्तेफाक कर लेता तो फौरन अपनी राय तब्दील करके उल्टे उसके सर हो जाते। अरे साहिब, बात और गुफ्तगू तो बाद की बात है। बाज़ औक़ात महज सलाम से मुश्तइल हो जाते थे। आप कुछ भी कहें, कैसी ही सच्ची और सामने की बात कहें, वो इसकी तरदीद जरूर करेंगे। किसी की राय से इत्तेफाक करने में सुबकी समझते थे। उनका हर जुमला नहीं से शुरू होता था। एक दिन कानपुर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। मेरे मुंह से निकल गया कि आज बड़ी सर्दी है। बोले नहीं, कल इससे ज्यादा पड़ेगी। वो चच्चा से फुफ्फा बने और फुफ्फा से खुसरुल खदर, लेकिन मुझे आखिर वक्त तक निगाह उठाकर बात करने की जिसारत न हुई। निकाह के वक्त वो काजी के पहलू में बैठे थे। काजी ने मुझसे पूछा, कबूल है? उनके सामने मुंह से हाँ कहने की जुर्रत न हुई। बस अपनी थोड़ी सी दो मौतबाना ठूंगे मार दी, जिन्हें काजी और किबला ने रिश्ता मुनाकहत के लिए नाकाफी समझा। किबला कड़क कर बोले, लौंडे, बोलता क्यों नहीं? डांट से मैं नर्वस हो गया। अभी काजी का सवाल भी नहीं पूरा हुआ था कि मैंने जी हाँ कबूल है कह दिया। आवाज यकलख्त इतने जोर से निकली कि मैं खुद चूक पड़ा। काजी उछलकर सहरे में घुस गया। हाजरीन खिलखिला के हंसने लगे। अब किबला इस पर भिना रहे हैं कि इतने जोर की हाँ से पेटी वालों की हेटी होती है। बस तमाम उम्र इनका यही हाल रहा, और तमाम उम्र मैं करब कराबतदारी और कुर्बत कहरी दोनों में मुब्तला रहा। हालांकि इकलौती बेटी बल्कि इकलौती औलाद थी, और बीवी को शादी के बड़े अरमान थे, लेकिन किबला ने माइयों के दिन ऐन उस वक्त जब मेरा रंग निखारने के लिए उपटन मला जा रहा था, कहला भेजा कि दूल्हा मेरी मौजूदगी में अपना मुंह सेहरे से बाहर निकालेगा।
200 कदम पहले सवारी से उतर जाएगा और पैदल चलकर अक़्द-ए-गाह तक आएगा। अक़्द-गाह उन्होंने इस तरह कहा जैसे अपने फैज़ साहिब कत्लगाह का जिक्र करते हैं। और सच तो ये है कि किबला की दहशत दिल में ऐसी बैठ गई थी कि मुझे तो उरूसी छप्परखट भी फांसी घाट लग रहा था। उन्होंने ये शर्त भी लगाई कि बाराती पुलाव जर्दा ठूंसने के बाद ये हरगिज़ नहीं कहेंगे कि गोश्त कम डाला और शक्कर डेढ़ी नहीं पड़ी। खूब समझ लो, मेरी हवेली के सामने बैंड बाजा हरगिज़ नहीं बजेगा, और तुम्हें रंडी नचवानी है तो ओवर माई डेड बॉडी अपने कोठे पर नचवाओ। किसी ज़माने में राजपूतों और अरबों की लड़की की पैदाइश नहूसत और कहरे इलाही की निशानी तस्वर की जाती थी। इनकी गैरत ये कैसे गवारा कर सकती थी कि उनके घर बारात चढ़े। दमाद के खौफ से वो नाजायदा लड़की को जिंदा गाड़ आते थे। किबला इस वहशियाना रस्म के खिलाफ थे। वो दामाद को जिंदा गाड़ देने के हक में थे। चेहरे, चाल और तेवर से कोतवाले शहर लगते थे। कौन कह सकता था कि बांसमुंडी में उनकी इमारती लकड़ी की एक मामूली सी दुकान है। निकलता हुआ कद, चलते तो कद, सीना और आंखें तीनों बैक वक्त निकाल कर चलते थे। अरे साहिब, क्या पूछते हैं। अव्वल तो उनके चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं होती थी, और कभी जी कड़ा करके देख भी लिया तो बस लाल भभूका आंखें ही आंखें नजर आती थीं। निगाह करम से एक आग टपकती है असद, रंग गंदमी आप जैसा, जिसे आप उस गंदम जैसा बताते हैं जिसे खाते ही हजरत आदम बैक बीवी और 2 गोश्त जन्नत से निकाल दिए गए। जब देखो झिलाते तनतनाते रहते, मिजाज, जुबान और हाथ किसी पर काबू न था। दायमी तय से लर्जा बरांदाम रहते के सबब ईंट, पत्थर, लाठी, गोली, गाली, किसी का भी निशाना ठीक नहीं लगता था। गुच्छी गुच्छी मूंछें, जिन्हें गाली देने से पहले और बाद में ताव देते, आखिरी जमाने में भवों को भी बल देने लगे। गठा हुआ कसरती बदन मलमल के कुर्ते से झलकता था। चुनी हुई आस्तीन और उससे भी महीन चुनी हुई 2 पली टोपी, गर्मियों में खस का अतर लगाते, कीकरी की सलाई का चूड़ीदार पजामा। चूड़ियों की ये कसरत के पजामा नजर नहीं आता था। धोबी अलगनी पर नहीं सुखाता था, अलहदा बांस पर दस्ताने की तरह चढ़ा देता था। आप रात के 2 बजे भी दरवाजा खटखटा कर बुलाएं तो चूड़ीदार ही में बरामद होंगे। वल्लाह, मैं तो ये तसव्वुर करने की भी जुर्रत नहीं कर सकता कि दाई ने उन्हें चूड़ीदार के बगैर देखा होगा। भरी भरी पिंडलियों पर खूब खपता था। हाथ के बनी रेशमी हजारबंद में चाबियों का गुच्छा छिनछिनाता रहता, जो ताले बरसों पहले बेकार हो गए थे। उनकी चाबियां में इस गुच्छे में महफूज थी। हद ये कि उस ताले की भी चाबी थी जो 5 साल पहले चोरी हो गया था। मोहल्ले में उस चोर का बरसों चर्चा रहा, इसलिए कि चोर सिर्फ ताला, पहरा देने वाला कुत्ता और उनका शजरा नसब चुरा कर ले गया था। फरमाते थे कि इतनी जलील चोरी कोई अजीज रिश्तेदार ही कर सकता है। आखिरी जमाने में हजारबंद गुच्छा बहुत वजनी हो गया था, और मौका बेमौका फिल्मी गीत के बाजूबंद की तरह खुल खुल जाता। कभी झुककर गर्मजोशी से मुसाफा करते तो दूसरे हाथ से हजारबंद थामते। मई जून में टेम्परेचर 110 हो जाता और मुंह पर लोगों के थप्पड़ से पड़ने लगते तो पाजामे से एयर कंडीशनिंग कर लेते। मतलब ये कि चूड़ियों को घुटनों घुटनों पानी में भिगोकर सर पर अंगूछा डाले तरबूज खाते। खस खाना बर्फाब कहाँ से लाते, इसके मोहताज भी न थे। कितनी ही गर्मी पड़े, दुकान बंद नहीं करते थे। कहते थे मियाँ ये तो बिजनेस, पेट का धंधा है। जब चमड़े की झोंपड़ी, पेट में आग लग रही हो तो क्या गर्मी क्या सर्दी। लेकिन ऐसे में कोई शामत का मारा गाहक आ निकले तो बुरा भला कह के भगा देते थे। इसके बावजूद वो खंचा खंचा दोबारा उन्हीं के पास आता था, इसलिए कि जैसी उम्दा लकड़ी वो बेचते थे वैसी सारे कानपुर में कहीं नहीं मिलती थी। फरमाते थे दागी लकड़ी बंदे ने आज तक नहीं बेची। लकड़ी और दागदार,
داغ تو دو ہی چیزوں پر سجتا ہے، دل اور جوانی۔